स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। चैप्टर 10 है, क्लास 10th ICSE से। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम सभी जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपका HNO3। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ऑक्सीजन का कितना होता है वेट? 16 इंटू 3 प्लस नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1, इधर टोटल 15 और ये 16 3 48। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपका? 63। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा होता है आपका नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब बारी आती है ऑकुरेंस के बारे में। तो कहाँ मिलता है हमको, कैसे मिलता है? तो फ्री स्टेट में नाइट्रिक एसिड को कहाँ पाया जाएगा? बारिश के पानी में मिलेगा। जहाँ पे ये तब पाया जाता है ट्रेसेस में आफ्टर लाइटनिंग, जहाँ पे ये ऑकर करता है लाइटनिंग के बाद, जब लाइटनिंग वगैरह आसमान में होती है उसके बाद। तो हम फॉर्मेशन अभी देखेंगे नाइट्रिक एसिड का, एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग से कैसे होता है वो आगे देखेंगे। कंबाइंड स्टेट में ये मिलता है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक नाइट्राइट। मेटेलिक नाइट्राइट में जैसे कि आपका सोडियम नाइट्रेट है, चैलसेपर भी बोलते हैं इसको, नाइटर, और या फिर कैल्शियम नाइट्रेट। इसके साथ आपको क्या मिलेगा? आपको नाइट्रिक एसिड इनके साथ मिलता है कंबाइंड स्टेट में। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग फॉर्मेशन के बारे में कि जब बिजली चमकती है तो होता क्या है। तो जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है ना, तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, या कह सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फर्दर आगे इसके बाद होता क्या है कि फर्दर जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और फर्दर ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लिया। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में आपको मालूम है वाटर वेपर होता है, रेन वाटर है, बारिश है, और क्योंकि ये तो हुआ ही लाइटनिंग के डिस्चार्ज से है, तो बारिश का मौसम है, तो बारिश हुई, हवा नम है या वाटर वेपर मिला। तो ऐसे में ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है फर्दर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वेपर के साथ, या कह सकते हो मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करेगा आपका नाइट्रिक एसिड। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड का एटमॉस्फेयर में। अब ये जो कन्वर्जन होता है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, जो फ्री एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन किसके अंदर? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्जन हो जाना इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है उसमें यूरिया भी आता है और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। ये जो नाइट्रिक एसिड है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मरली यानी पहले इसका नाम था एक्वाफोर्टिस। एक्वाफोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। इट इज सो कॉल्ड, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये रिएक्ट करता था नियरली सारे के सारे मेटल के साथ। इट कैन इवन डिजॉल्व सिल्वर, यानी चांदी भी इसमें डिजॉल्व हो जाता था, जो कि किसी दूसरे एसिड में डिजॉल्व नहीं होता था। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में करेंगे क्या? रिएक्टेंट हमको क्या लेना है? ये देखो, रिएक्ट करवाएंगे हम लोग डिस्टिलेशन से। तो डिस्टिल करेंगे किसको? एक तो आपका होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम या तो पोटेशियम
या तो सोडियम नाइट्रेट लेंगे, सोडियम नाइट्रेट ले लेना है, या फिर आपको पोटेशियम नाइट्रेट ले लेना है। दोनों को आप इक्वल अमाउंट में लेंगे। और ये जो आपने इक्वल अमाउंट में इस मिक्सचर को लिया है, देखो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में, इसके अंदर आप इसको जेंटली हीट करेंगे। और हीट करने पे जो टेम्परेचर रखेंगे वो 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक का आप रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक नॉन वोलेटाइल एसिड है, यानी इवेपोरेट नहीं होती है, वो प्रोड्यूस करती है इस तरह से रिएक्शन में एक वोलेटाइल एसिड यानी नाइट्रिक एसिड, जब वो रिएक्ट करती है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ या सोडियम नाइट्रेट के साथ। अब ये जो वेपर्स उठेंगे किसके, नाइट्रिक एसिड के, ये वेपर्स आगे जाएंगे और यहां पे ठंडा पानी इसके ऊपर डाला जाएगा। और इसके ऊपर ठंडा पानी क्यों डाला जाएगा, क्योंकि ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए लाइट येलो लिक्विड में। ठीक है, ये आपका रिसीवर है, तो ये आपको फिर ये आपको कंडेंस्ड नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि आखिर इसमें रिएक्शन होता क्या है। तो देखो रिएक्शन ये है कि जब आप पोटेशियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि कंसंट्रेटेड हो और टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और साथ में नाइट्रिक एसिड, इसके वेपर्स उठेंगे। फिर वहीं आप सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर यूज करते हो सल्फ्यूरिक एसिड को, और टेम्परेचर कितना रखते हो आप, टेम्परेचर रखना है आपको लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कलेक्शन हमने आपको बता दिया कि जो वेपर्स होंगे नाइट्रिक एसिड के वो कंडेंस किए जाएंगे। वेपर्स यहां पे देखो कंडेंस हो रहे हैं, और कैसे कंडेंस हो रहे हैं, वेपर का कलर जो कंडेंस होने पे आ रहा है वो किस कलर का आ रहा है, लाइट येलो कलर का। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, चिलिंग करेंगे, किसको, रिसीवर को। ये जो रिसीवर है, ये जो यहां पे लगा हुआ है, ये रिसीवर है, राउंड बॉटम फ्लास्क यहां पे टिल्टेड, ये रिसीवर है, और उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो वेपर ठंडा होके कंडेंस कर जाएगा और हमको कंडेंस्ड नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। जो प्योर एसिड होता है ना वो कलरलेस होता है, लेकिन जो एसिड हम लोगों को इसमें मिला है वो स्लाइटली येलो कलर का है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइट येलो कलर का। तो ये जो येलो कलर है ना इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इन द एसिड। अब यहाँ पे जब ये रिएक्ट कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में डिकम्पोजिशन हो रहा था नाइट्रिक एसिड का और फॉर्मेशन हो रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कलर होता है ब्राउन, और वही नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके उसको कैसा कलर दे रहा है, लाइट येलो कलर का कलर दे रहा है। अब ये येलो कलर हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, यहां पे इसका डिसोसिएशन देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन। तो जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, तो नाइट्रिक एसिड आपका डिकम्पोज करता है वाटर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये जो येलो कलर आया है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, इसको रिमूव करने का भी तरीका है, और वो क्या है, इफ ड्राई एयर। देखो एक तो होता है मॉइस्ट एयर, एक होता है ड्राई एयर। तो ड्राई एयर यानी बिल्कुल सूखा, ड्राई एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बबल करवाओगे इसमें से, इस येलो एसिड से, तो ये कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ड्राइव आउट कर देगा फ्रॉम वार्म एसिड। एसिड कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, और जो कि फर्दर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, नाइट्रिक एसिड में। इसके अलावा और कैसे आप ये येलो कलर हटा सकते हो, बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर।
और ज़्यादा पानी डालोगे तो ये येलो कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो डिजॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा वाटर में, और दस द येलो कलर जो है एसिड का वो रिमूव हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स है डिकम्पोजिशन का। यहाँ डिकम्पोजिशन का रिवर्स देख सकते हो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ मिक्स होके ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म कर ले रहा है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर ले रहा है। तो डिकम्पोजिशन का रिवर्स हो जाता है, तो इस केस में भी येलो कलर रिमूव हो जाता है। प्रिकॉशन, सावधानियां क्या रखनी है इसमें कि जितना भी अपैरेचस इसमें यूज होगा, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो ग्लास की होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके जो वेपर्स हैं वो अटैक करेंगे रबर और कॉर्क को, जबकि ग्लास के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कि कंसंट्रेटेड गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल का मतलब इजीली इवेपोरेट करने वाला होता है, एंड हेंस, और इसीलिए जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स हैं जब वो राइज हो रहे होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो HCl के भी वेपर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में उसके साथ साथ आगे को चले जाएंगे, कैरी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ये पहले के चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में सोडियम सल्फेट जो फॉर्म होगा हायर टेम्परेचर पे, वो क्या करेगा, वो फ्लास्क के अंदर एक हार्ड क्रस्ट बना लेगा, वो भी चिपक जाएगा एकदम बिल्कुल उसके वॉल्स पे, और बिल्कुल मुश्किल हो जाती है उसको रिमूव करना। ऑल्दो जो है ऐसे कंडीशन में आपका नाइट्रिक एसिड का यील्ड हायर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग टेम्परेचर आगे नहीं लेके जाते, हायर नहीं करते। तो देखो होता क्या है कि सोडियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अगर यहां पे क्या कर दिया आपने, टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस किया, तो फॉर्म क्या होगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा और साथ में नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ऑल्दो हायर रहेगा, लेकिन ये जो है यही मुश्किल पैदा करेगा, ये बिल्कुल स्टिकी होता है, चिपक जाता है। और हायर टेम्परेचर से और क्या नुकसान है वो भी देखो। द हायर टेम्परेचर में डैमेज द ग्लास अपैरेचस, शीशे का हम लोगों ने अपैरेचस इस्तेमाल किए हैं तो वो आपके खराब हो सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर से ब्रेक डाउन हो सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन ऑल्सो ऑकर, हमने बताया कि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज भी करता है वाटर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है कि हमारा नाइट्रिक एसिड ब्रेक डाउन कर जाए, डिकम्पोज कर जाए। इसके अलावा ये एक तरह का फ्यूल का वेस्टेज भी तो है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ये आपके एक जर्मन केमिस्ट हैं जिनका नाम है ओसवाल्ड। 1914 में इन्होंने डेवलप किया था एक प्रोसेस जिसको नाम दिया गया है ओसवाल्ड प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप में हम लोग नाइट्रिक एसिड को जो है पाया जाता है 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का। सेकेंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड का इन ऑक्सीडेशन चैम्बर। फिर थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ये तीनों ही स्टेप हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इसमें करना क्या है, एक मिक्सचर लेना है एयर का। एयर कैसा होना चाहिए, आपका ड्राई एयर होना चाहिए। दूसरा क्या, वो भी 10 वॉल्यूम में। और अमोनिया कितना लेंगे, 1 वॉल्यूम में लेंगे। इन दोनों ही गैसेस को, और ये जो एयर होना चाहिए ना, इस एयर के बारे में और ये है कि ये होना चाहिए फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ये फ्री हो, एंड
डस्ट पार्टिकल से भी ये फ्री होना चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए? एयर के लिए। और ड्राई अमोनिया, इसको 10:1 के वॉल्यूम में हमने इस यहाँ पे डाल दिया। डालेंगे तो कहाँ जाएगा ये? इसको पहले कंप्रेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंप्रेस्ड होना चाहिए। ये कैसा होगा? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड किया हुआ डालेंगे, जो यहां जाएगा आगे पास करेगा कहां पे? कैटेलिटिक चैम्बर में। कैटेलिटिक चैम्बर में कैटेलिस्ट कौन होगा? कैटेलिटिक चैम्बर में कैटेलिस्ट होगा प्लैटिनम गॉज। कौन होगा? ये देखो पीटी यूज किया हुआ है, प्लैटिनम गॉज होगा। ये प्लैटिनम गॉज कितने टेम्परेचर पे रहेगा यहां पे? ये 800 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर यहां पे रहना चाहिए। अब यहां से आगे पास करेगा और पास करके कहां जाएगा? हीट एक्सचेंजर पे। अच्छा, होता क्या है यहां पे? होता यह है कि ये जो आपका अमोनिया है, आपका ये जो अमोनिया है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया और ऑक्सीजन ही तो आपने लिया है, एयर डाला है 10 वॉल्यूम में। अब यहां पे प्लेटिनम है एज अ कैटलिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। साथ में प्रोड्यूस होता है वाटर और साथ में प्रोड्यूस होता है आपका हीट। अब हीट प्रोड्यूस हो रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि शुरुआत में आप हीट दे दो, उसके बाद हीट ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिएक्शन से मेंटेन रहेगी चेंबर के अंदर। अब यहां पे ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसको आगे फर्दर पास करवाया जाता है हीट चेंबर से। जहां जहां हम निशान लगा रहे, हीट चेंबर से आगे जाता है तो देखो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग चेंबर है। यहां पे इसको ठंडा किया जाता है और फर्दर एयर के साथ इसको मिक्स किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, अभी आपने देखा कि गैसेस हीट एक्सचेंजर से निकले, वहां से कूलर लगा था, कूल होने के बाद फर्दर वो क्या हो रहे हैं? एयर के साथ मिक्स किए जा रहे हैं फर्दर। तो अब स्टेप 2 में होगा ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड का इन ऑक्सीडेशन चेंबर। ये रहा आपका ऑक्सीडेशन चेंबर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन चेंबर में देखो क्या हो रहा है? एयर फर्दर इसके में मिक्स किया जा रहा है और बन क्या चुका था? अभी हीट एक्सचेंजर से पास हो रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बन चुका था। तो इस चेंबर में नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं ना वाटर डाल के, और प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अब आगे को जाएगा, आगे यहां नहीं कि ये वाला एरो, अब आगे को जाएगा और थर्ड स्टेप में हम लोग आएंगे। थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर के अंदर। ये जो लास्ट स्टेज आपको दिख रही है, ये आपका एब्जॉर्प्शन टावर है। इसके अंदर ये जो लेयर्स दिख रही हैं आपको, एक्चुअली में ये लेयर्स किसकी हैं? क्वार्ट्ज स्टोन की हैं। किसकी हैं? क्वार्ट्ज स्टोन की ये लेयर्स हैं। ऊपर से ये जो पानी ट्रिकल हो रहा है इसके ऊपर, ये कैसा पानी है? वार्म वाटर ट्रिकल हो रहा है, ऊपर से गिराया जा रहा है। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं? यहां पे एक तो आपका ऑक्सीडाइजिंग चेंबर के बाद क्या आया है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया है। साथ में इसमें वाटर, ऊपर से गर्म पानी जो है ट्रिकल कराया जा रहा है। फर्दर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये सब कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे। जो नाइट्रिक एसिड यहां पे ऑब्टेन होता है, मिलता है बॉटम में, वो कैसा रहता है? 50% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपको यहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये ओसवाल्ड प्रोसेस था। कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की देखते हैं तो अप टू 98%। तो 98% कैसा होगा? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, धुआं उठता हुआ सफेद, है ना। तो ये आपको कब मिलेगा? ये आपको मिलेगा जब 68% वाला कंसंट्रेशन वाला आप नाइट्रिक एसिड को डिस्टिल करोगे, है ना, इसके डिस्टिलेशन पे।
है ना, ओवर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको 98% प्योर मिलेगा। 68% जो आपको मिला है, 68% कंसंट्रेशन वाला नाइट्रिक एसिड, उसको डिस्टिल करोगे ओवर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कितना हो जाएगा, 98% प्योर हो जाएगा। जो प्योर 100% एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, वो ऑब्टेन्ड होता है स्ट्रांगली कूल करने पे। 100% प्योर मिलेगा स्ट्रांगली कूल करने पे 98% वाला एसिड। जो यहाँ पे डिस्टिलेशन से मिला ना आपको, वो एसिड आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो आप, कूल करोगे तो ये आपको 100% प्योर मिल जाएगा। जब कलरलेस क्रिस्टल जो है प्योर नाइट्रिक एसिड के जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और ये कितने टेम्परेचर पे होगा, -42 डिग्री सेल्सियस पे होगा। नोट करने वाली बात है कि देखो, इसके मैन्युफैक्चर में नाइट्रिक एसिड के हमने हायर रेशियो हवा का इस्तेमाल किया। 10:1 का वॉल्यूम हम लोग लेके चल रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना, वो एयर में केवल 1/5 होता है, और इसकी जरूरत सारे ही 3 चैम्बर में पड़ती है। पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड में, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन फर्दर चाहिए कि तीनों साथ में कंबाइन करें नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने के लिए। क्वार्ट्ज क्या होता है, ये एसिड रेजिस्टेंट होता है, यानी कि एसिड से इस पे कोई असर नहीं होता है। जब इसको पैक कर दिया जाता है लेयर्स में एक के ऊपर एक, तो ये मदद करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली एक रस पूरा डिसॉल्व होने में वाटर में। अब आती है बात प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है कलर। कलर कैसा होता है, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, 98% कंसंट्रेशन वाला। लेकिन जो कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड होता है, जिसको कॉमर्शियली यूज किया जाता है, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 68%, और इसका कलर येलोइश ब्राउन होता है कलर में। सुगंध की बात करें तो ये सफोकेटिंग स्मेल होता है, बिल्कुल सफोकेट करेगा, मतलब उलझन होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। टेस्ट कैसा होता है, तो एसिड है तो एसिडिक यानी सोल टेस्ट मिलेगा। नेचर कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक होता है एंड फ्यूम्स इन एयर। मतलब क्या है हाइग्रोस्कोपिक का, मतलब ये आसपास इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो धुआं टाइप दिखता है ना। हेंस द बॉटल जो नाइट्रिक एसिड का होता है, उसको हमेशा बंद करके रखा जाता है। डेंसिटी किसकी कितनी है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 98% वाले की। और जो 68% कंसंट्रेशन वाला है, जो हमारा कॉमर्शियल है, उसकी लोअर डेंसिटी होती है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये बॉयल करता है 86 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 86 डिग्री सेल्सियस आपका इस पे बॉयल करेगा और मेल्ट करेगा कितने पे, -42 डिग्री सेल्सियस पे। एक जो एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी लिक्विड सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का 68% कंसंट्रेशन वाला, वो लगातार कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करता है 121 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब लगातार क्या रहेगा, बॉयल होता रहेगा कॉन्स्टेंटली। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होता है पानी में सारे ही प्रोपोर्शन में, हर एक प्रोपोर्शन में ये सॉल्युबल हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन इसका कोरोसिव एक्शन होता है किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, और इसकी वजह से बहुत ही दर्दनाक पेनफुल ब्लिस्टर, फोड़े हो जाते हैं। इट स्टेन्स द स्किन, और ये दागदार कर देता है स्किन को, येलो कर देता है। एज इट रिएक्ट विथ प्रोटीन, क्योंकि ये जो स्किन में प्रोटीन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ज़ैंथोप्रोटिक एसिड। अब बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है स्टेबिलिटी। ये जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है ना,
ये अनस्टेबल होता है टू हीट और सनलाइट, यानी कि हीट और सनलाइट मिलेगी तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, अपने फॉर्म में नहीं रह पाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। इट डिकम्पोजेस टू गिव येलो सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इक्वेशन देखो, डिकम्पोजिशन का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये सनलाइट में डिकम्पोज करेगा, फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन। अब यहां पे एक बात बहुत गौर करने वाली है जो यहां पे मिस नहीं होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में भी आया हुआ है कि क्यों कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है नाइट्रिक एसिड को। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसे कंडीशन में जो नाइट्रिक एसिड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ब्रेक डाउन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, एसिड के कलर को येलो कर देता है। अगर बॉटल कैसी हो, कलरलेस हो, बिल्कुल सादी बॉटल हो, इवन रूम टेम्परेचर पे भी ऐसा होता है, रूम टेम्परेचर पे भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ब्रेक डाउन होगा और कन्वर्ट हो जाएगा येलो में एसिड आपका। ये कलर इसी की वजह से होता है क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक तो फॉर्मेशन हुआ इसके डिकम्पोजिशन से और वो नाइट्रिक एसिड में फर्दर मिक्स हो गया। इस डिकम्पोजिशन को ही, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इसको अवॉइड करने के लिए ही कलर्ड बॉटल में रखा जाता है नाइट्रिक एसिड को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मोनोबेसिक होता है। कैसा होता है ये, मोनोबेसिक एसिड होता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये H+ आयन और साथ में नाइट्रेट एनायन फॉर्म करेगा। इसके साथ एसिडिक प्रॉपर्टीज में और सारी बातें देखो कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा, फिर इसके बाद फिनप्थिलिन, ये जो आपका कलरलेस रहता, ये कलर चेंज हो जाता है इसका, ये कलरलेस रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, यानी कि ये कलरलेस रहेगा, फिनप्थिलिन का कलर नहीं चेंज करेगा। वही बात करिए रिएक्शन अल्कलीज के साथ, तो अभी देखा कि ये एसिड है तो एसिड का रिएक्शन अल्कली के साथ होगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा अल्कली को और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, है ना। कि व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विथ एन बेस क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो कोई सा भी बेस ले लो, कई सारा देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। पोटेशियम ऑक्साइड लिया और रिएक्ट कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ कराया तो कॉपर ऑक्साइड के साथ भी सेम मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट मिलने वाला है आपको और वाटर। सेम जिंक ऑक्साइड के साथ भी होगा, जिंक ऑक्साइड के साथ भी जिंक नाइट्रेट जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड है ना उसका सॉल्ट मिलेगा करेस्पॉन्डिंग और साथ में वाटर मिलेगा। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम नाइट्रेट मिलेगा और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट फर्दर फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे हम तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमको फेरिक नाइट्रेट मिलेगा और साथ ही साथ वाटर मिलने वाला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी मैग्नीशियम का सॉल्ट मिलेगा, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा और साथ में आपको वाटर मिलेगा। फर्दर रिएक्शन देखते हैं इसका कार्बोनेट्स के साथ एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देखते हैं। कार्बोनेट देखो लिया कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट आपका बनेगा और साथ में आपका बनेगा वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। इसके साथ ही जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमने लिया और इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा फॉर्म हुआ सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट के साथ क्या फॉर्म हुआ, वाटर, और वाटर के साथ क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम लोग फर्दर इसको करवाते हैं रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। लास्ट है आपका कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर कार्बोनेट के साथ क्या फॉर्म करेगा, कॉपर कार्बोनेट के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा और कॉपर नाइट्रेट के साथ वाटर मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या इसका रिएक्शन है। ठीक है, तो हर एक केस में देखो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मेटल का मिल रहा है। फर्दर रिएक्शन देखते हैं इसका मेटेलिक सल्फाइड्स के साथ और बाई सल्फाइड्स के साथ। तो सल्फाइड्स में लिया आपने पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड का जब आप रिएक्शन करवाओगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। वैसे ही कॉपर सल्फाइड के साथ करवाओगे तो भी आपको सेम वैसा ही सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलेगा। कॉपर नाइट्रेट मिलने वाला है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक बाइसल्फाइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में भी आपको करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो मिला, कैल्शियम नाइट्रेट, मेटेलिक नाइट्रेट मिल रहा है, सॉल्ट नहीं कहेंगे मेटेलिक नाइट्रेट कह लो यहां पे, साथ में वाटर और आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब देखो क्या होता है ना, इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, किसके पास, नाइट्रिक एसिड के पास, और नाइट्रिक एसिड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। याद रखने वाली ये चीजें हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये बहुत ही वाइग्रसली तेजी से ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल को, मेटल्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। सबको बारी बारी से देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉन मेटल के ऊपर इसका एक्शन। तो नॉन मेटल में जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। फिर इसके बाद नॉन मेटल में ले लेते हैं सल्फर को। सल्फर में हमको क्या मिला, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो हमको इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तो रहा इसका एक्शन मेटल के ऊपर, कि मेटल के ऊपर इसका एक्शन कैसा है कि ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है नॉन मेटल को। फर्दर इसका रिएक्शन देखते हैं मेटल्स के ऊपर। तो मेटल्स के ऊपर कैसा रिएक्शन रहेगा, ये जो कोल्ड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है मेटल्स को और ऑक्सीडाइज कर देता है इन देयर नाइट्रेट्स एंड लिबरेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन देखो, पहला जैसे कि हम कॉपर ले रहे हैं तो ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा, साथ में वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मेटल को टू देयर नाइट्राइट्स,
नाइट्रेट्स। वैसे ही कॉपर लिया तो अब जिंक में भी वही होना चाहिए। जिंक में भी क्या होगा कि जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाओगे तो मेटल का क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, यानी कि जिंक नाइट्रेट फॉर्म होगा और साथ में वाटर, और वाटर के साथ में क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। आयरन की बात करें तो आयरन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। आयरन के साथ भी क्या करेगा, ये फेरिक नाइट्रेट फॉर्म करेगा। फेरिक नहीं, दो वैलेंसी है तो कितना हो जाएगा, तो आपका फेरिक ही बनेगा, फेरिक नाइट्रेट, और साथ में वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहेगा या फिर कह सकते हो कि हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रहेगा तो क्या फर्क आएगा। तो देखो यहां पे फर्क थोड़ा सा आ जाएगा, और वो क्या फर्क है, वो फर्क ये है कि अब जब कॉपर रिएक्ट करेगा या तो ये डाइल्यूट होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, या तो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, या डाइल्यूट रहे तो हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब रिएक्ट करेगा ना तो आपको नाइट्रेट तो मिलेगा मेटल का, साथ में वाटर भी मिलने वाला है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। सेम जिंक में भी होगा, सेम जिंक नाइट्रेट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। यहां पे आयरन ले लिया तो फेरिक नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो मिलेंगे ही आपको। ठीक है, तो ये बस जो है फर्क आ जाएगा। यहां पे रेशियो का फर्क आएगा, यहां पे आपका बैलेंस करोगे तो 3 आएगा, और यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी आपका 3 आएगा। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि जो मेटल्स हैं, जैसे कि आपका आयरन है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे निकल है, ये पैसिव हो जाते हैं। पैसिव यानी फर्दर इनके ऊपर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऑक्साइड हो करके अपने आप क्या करते हैं, ऊपर में एक परत चढ़ जाती है इनके ऊपर, इनर्ट हो जाते हैं। जब ट्रीट किया जाता है इनको प्योर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स के साथ, प्योर कंसंट्रेटेड बिल्कुल गाढ़ा, ज्यादा अमाउंट में एसिड, कम अमाउंट में वाटर, तो ऐसे में क्या होते हैं, ये पैसिव हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, अपने ऊपर कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं। एक बहुत ही पतला सा एक्सट्रीमली थिन लेयर इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड का इनके ऊपर चढ़ जाता है, जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। और ये इसी जो थिन लेयर जमी है, इसी को कहते हैं पैसिविटी। तो ये जो पैसिविटी आती है इन पे, इसको रिमूव करने का भी तरीका है। कैसे रिमूव करेंगे, रब करेंगे सरफेस लेयर को, किससे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर से, बालू वाले कागज से रगड़ दिया तो ऊपर जो ऑक्साइड वाली परत थी वो छूट गई। या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, है ना, मेटल में, उसको फिर से आपको रिड्यूस कर देगा। तो ये भी तरीका है। इसके अलावा देखो एक नोट करने वाली बात है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है उसको टिपिकल एसिड कहा जाता है, एक्सेप्ट फॉर इट्स रिएक्शन विथ मेटल सिंस इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा है, लिबरेट नहीं कर रहा हाइड्रोजन। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन इसमें बनता है ना, ये ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को, किसमें, वाटर में। नेसेंट जहां पे यूज किया गया हो वहां समझना बिगनिंग स्टेज पे, यानी एकदम शुरुआती स्टेज पे। तो बिगनिंग स्टेज में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, ताकि क्या बने, वाटर बने। अब यहां पे देखो बहुत ज्यादा डाइल्यूट यानी कि 1% एसिड रहता है और 99% वाटर होना चाहिए, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। वेरी वेरी डाइल्यूट रहे तो जाके मैग्नीशियम से और मैग्नीज से रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा जब आपका नाइट्रिक एसिड, तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट,
और इस केस में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। कंडीशन पहले ही बता दिया, वेरी वेरी डाइल्यूट, सिर्फ 1% एसिड होना चाहिए, 99% वाटर होना चाहिए। वही चीज मैग्नीज में भी होगी। मैग्नीज में भी सेम रिएक्शन ऑकर करेगा, मैग्नीज नाइट्रेट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो ये एक केस है इसका, और ये रिएक्शन ये भी प्रूव करता है कि नाइट्रिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। इसके बाद देखते हैं इसका रिएक्शन एज एक्वारिजिया। एक्वारिजिया इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेटेड गाढ़ा नाइट्रिक एसिड एक पार्ट में जब उसको मिक्स किया जाएगा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो भी 3 पार्ट में, तो एक मिक्सचर मिलता है जिसका नाम एक्वारिजिया है, जिसको हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। यानी ये एक्वारिजिया या फिर क्या कहो इसको रॉयल वाटर कह लो। रिएक्शन देख लो, एक रेशियो में एक पार्ट में आपका नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और 3 पार्ट में आपका 3 पार्ट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। और ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। साथ में वाटर और साथ में नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट का मतलब बता दिया ना, अब एकदम बिगनिंग स्टेज वाला है ना, शुरुआती स्टेज जो है क्लोरीन का, वो फॉर्म करेगा। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोरीन में। जैसे इसमें यह कहना चाहता है कि जैसे ये मिक्सचर बना, तो ये जो मिक्सचर एक्वारिजिया या जिसको कह सकते हो रॉयल वाटर, ये क्या करता है ना, इवन नोबल मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। नोबल मेटल कौन से होते हैं, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, जैसे आपका गोल्ड हो गया, तो इनके साथ ये जो आपका नेसेंट क्लोरीन होता है, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा और यहां पे प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड फॉर्म करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब ये नोबल मेटल सॉल्युबल हो गया। वहीं गोल्ड के साथ ये नेसेंट क्लोरीन ये रिएक्ट करेगा और गोल्ड ट्राई क्लोराइड फॉर्म करेगा और ये भी सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो होता यही है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, किसमें, क्लोरीन में, है ना। यहां पे देख सकते हो, ये रहा, आपको ये दिख रहा होगा। और यही नेसेंट क्लोरीन क्या कर रहा है, यहां पे इनको डिसॉल्व कर दे रहा है। इस्तेमाल क्या क्या है भाई, यूजेस देखते हैं नाइट्रिक एसिड के। डिजाइन, नक्काशी करने के लिए, एच करने के लिए डिजाइन, किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर और ब्रास के बर्तन वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है बहुत सारे मेटल के लिए एक्सेप्ट नोबल मेटल। नोबल मेटल में बता ही दिया अभी, एक्वारिजिया काम करेगा। इसके अलावा गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए, गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जिंक हो सकता है, लेड हो सकता है, इंप्यूरिटीज की तरह, तो वो क्या होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड में। तो गोल्ड को प्योरीफाई करने में भी ये मदद करता है। इसको रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस में कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की चीज तो है नहीं, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है फ्यूल ऑक्सीडेंट की तरह भी। ठीक है, ताकि ये क्या करे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर जैसा कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्रोचॉक है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, इन सबको प्रिपेयर करने में भी यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड को। एक्वारिजिया देख ही लिया हम लोगों ने, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है, प्लेटिनम गोल्ड जैसे मेटल को, तो इसको भी बनाने में एक पोर्शन तो आपको चाहिए ही नाइट्रिक एसिड का। इंडस्ट्रियल यूज में एक्सप्लोसिव जैसे कि टीएनटी होता है वो बनाने में, ये जो आपका टीएनटी है, ये मेनली इसका नाम होता है ट्रीनिट्रोटोलिन, और ये जो है 1 ग्राम तकरीबन 4000 जो है कि जूल्स एनर्जी जो है रिलीज करता है ना। तो इसको बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, हाँ, तो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि आर्टिफिशियल सिल्क है, नायलॉन है,
प्लास्टिक्स हैं, सेलुलॉइड्स हैं, फोटोग्राफिक फिल्म है, इन सब को भी बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि नाइट्रेट्स हुआ, पोटेशियम का, अमोनियम का, सिल्वर का, एटसेट्रा, इन सब के भी प्रिपरेशन में, डाइज में, ड्रग्स में, परफ्यूम्स में, इन सब में भी, सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे 3 टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं, 3 नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा 4 टेस्ट देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेनली शुरू करते हैं नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट्स के लिए टेस्ट। सबसे पहला है कि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ना, वो ब्राउन फ्यूम्स देता है, ब्राउन कलर के धुएं देता है, कब? जब हीट किया जाता है। तो होता क्या है कि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है, जब इसको हीट किया जाता है तो वाटर फॉर्म करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन हीट पे होता है, बताया ही था। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में इसी के कलर होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था, कलर्ड बॉटल में इसको स्टोर किया जाता है, वरना कलर येलो हो जाता है। तो उसकी वजह भी क्या थी? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। तो ये जो फ्यूम्स धुएं दिखाई देंगे, ये ब्राउन जो दिखाई देगा वो इसी की वजह से होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। इसके अलावा जैसे नाइट्रेट्स हैं, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम का छोड़ के, इसके अलावा वो क्या करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि कोई भी मेटेलिक नाइट्रेट, इनको छोड़ के जो ब्रैकेट में दिया है पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम, इनको जब कभी भी हीट किया जाएगा ना, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा। जब ऐड किया जाएगा कॉपर को नाइट्रिक एसिड में, HNO3 है यहाँ पे, या फिर एसिडिफाइड नाइट्रेट्स में, तो डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे? देखो, आपने क्या करना था? ऐड किया कॉपर को, कॉपर को ऐड किया किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ आपने ऐड किया। ये पहले भी ये रिएक्शन देख चुके हो। इसको हम लोग कर क्या रहे हैं? हीट कर रहे हैं। कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा था, वाटर भी फॉर्म हो रहा था, और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा था। तो यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, यही क्या कर रहा है? डेंस व्हाइट फ्यूम्स आपका, डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दिख रहा है, इसी की वजह से यहां पे रिलीज होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे ही कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम नाइट्रेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इनको भी जब हीट किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, कॉपर नाइट्रेट मिलता है, और इसके साथ साथ वाटर मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे आपको। अब ये टेस्ट है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में हमको करना क्या है? देखो इसका प्रोसीजर क्या है। इसके प्रोसीजर में हमको सबसे पहले क्या लेना है? नाइट्रेट लेना है। नाइट्रेट लेना है एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रेट का, या फिर मैंने क्या ले लिया? नाइट्रिक एसिड ले लिया। नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड में हमको क्या करना है? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है। और ये भी कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो फेरस सल्फेट है इन्वायरमेंट में ज्यादा देर तक रहेगा तो वो फेरिक सल्फेट बन जाएगा। तो फेरस को फेरिक में चेंज नहीं होने देना है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ मिला देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। अब ऊपर से इसके बाद क्या करना है? ऊपर से हमको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे डालना है। और ये क्या करेगा? आपका सल्फ्यूरिक एसिड हायर होता है, ज्यादा डेंसिटी का होता है, सॉरी हैवियर, तो ये क्या करेगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। अब यहां पे बीच में दोनों जो कंपाउंड्स हैं, दोनों जो आपके सब्सटेंसेस हैं, उनके बीच में ब्राउन रिंग अपीयर होगा। 2 लिक्विड यहां पे आपने डाले हैं। पहला कौन सा था? नाइट्रिक एसिड साथ में फेरस सल्फेट। दूसरा उसके ऊपर से क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड डाला। थोड़ी देर बाद क्या दिखा? दोनों के जंक्शन पे आपको ब्राउन रिंग
अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। और इसको आपको क्या करना है, कूल करना है। किसमें कूल करना है, ठंडे पानी में आप इसको कूल करोगे ट्यूब को वाटर में, तो आपको ये दिखाई देगा। अगर आपको इसको हिला डुला देते हो तो ये गायब हो जाता है। एक्चुअली में ये फॉर्म क्यों हो रहा है तो वो देखते हैं हम लोग। हमने क्या क्या लिया हुआ है इसमें, हमने लिया हुआ है फेरस सल्फेट, इसके अलावा हमने ऊपर से डाला क्या इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलरेडी इसके अंदर जब हम मिला रहे थे फेरस सल्फेट तो था क्या, नाइट्रिक एसिड। ये आपका रिएक्ट करता है और फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक, और साथ में वाटर फॉर्म करता है और यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपका फर्दर रिएक्ट करता है आयरन यानी फेरस सल्फेट के साथ और फॉर्म करेगा आपका नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, यही नाम है इसका। ये फॉर्म होता है और यही है जो आपको ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउन कलर के रिंग के फॉर्म में, दोनों के बीच में। नोट करने वाली क्या बातें हैं, नोट करने वाली बात यह है कि फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बता ही दिया कि जब अगर एक्सपोज रहेगा इन्वायरमेंट में ज्यादा देर तक, ये ऑक्सीडाइज होके फेरस से फेरिक सल्फेट बन जाएगा, जिससे ब्राउन रिंग नहीं मिलेगा। जो ब्राउन रिंग बना है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का, वो दोनों लिक्विड के जंक्शन पे मिलता है, जहां पे दोनों लिक्विड मिलते हैं। ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला ऊपर से, वो हैवियर होता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो फेरस सल्फेट लेयर है ना, वो रिमेन रह जाती है, ऊपर ही रह जाती है, और वही फॉर्म करती है क्या, ब्राउन रिंग जंक्शन पे। ये जो ब्राउन रिंग है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का, डिकम्पोज हो जाता है जब आप टेस्ट ट्यूब को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो। हीट इवॉल्व होगी और जो क्या करेगी, ब्राउन रिंग को गायब कर देगी, क्योंकि ऐसे में ब्राउन रिंग क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि वो एक अनस्टेबल है। हल्का हिला डुला दिया, हीट इवॉल्व भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप स्टेबल रखोगे तभी आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होता है, तो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट देखते हैं या फिर अल्कली मेटल नाइट्रेट। तो जब इनको हीट किया जाता है ना, ये मेल्ट कर जाते हैं कलरलेस लिक्विड में और डिकम्पोज होते हैं ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने यहां ले लिया सोडियम नाइट्रेट, दूसरा ले रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट। जब आपने इसको हीट किया तो ये आपका सोडियम नाइट्राइट फॉर्म हुआ और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। वैसे ही जब आप पोटेशियम नाइट्रेट ले रहे हो तो पोटेशियम नाइट्राइट इवॉल्व होगा और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ये कैसा रहता है, ये डेलिकेसेंट होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, डेलिकेसेंट। और ये कैसा होगा, ये क्रिस्टलाइन, कलरलेस क्रिस्टलाइन। डेलिकेसेंट उसको बोलते हैं जो लिक्विड बन जाता है ना, टेंडेंसी होती है कि वो एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। जब कोई ग्लोइंग स्प्लिंटर लाया जाता है इस मोल्टेन लिक्विड के पास ना, तो वो बर्स्ट कर जाता है फ्लेम्स में, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा होता है। तो टेस्ट कैसे करोगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का टेस्ट इसी से करोगे कि एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके आओगे और ज्यादा चकाचौंध से वो जलेगा, जिससे पता चलता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। दूसरे जितने भी नाइट्रेट्स हैं एक्सेप्ट किसके, सिल्वर के और एक्सेप्ट मरकरी के, डिकम्पोज हो जाते हैं अपने ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने होंगे, जैसे कि आप एक देखो कैल्शियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल। अब कैल्शियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल देखो तो जैसा यहां पे हमने ऊपर देखा, हीट करने पे ये अपने ऑक्साइड में ब्रेक हुआ, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड मिला आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी, और साथ में ऑक्सीजन मिला, और ये कलर इसका जानते ही हो, रेडिश ब्राउन। फिर वहीं बात करें हम जिंक नाइट्रेट की, तो जिंक नाइट्रेट में भी क्या मिलेगा आपको, ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आपका ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलने का है, और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन इस केस में भी मिलेगा। वैसे ही बात करो अगर लेड नाइट्रेट की, तो लेड नाइट्रेट में भी यही होना है। लेड नाइट्रेट में भी क्या होगा, हीट करने पे ये भी आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, लेड, कॉपर। तो कॉपर नाइट्रेट की बात करें तो कॉपर नाइट्रेट में भी सेम कंडीशन होगा। ब्लैक कलर का होता है ना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा ब्लैक कलर का, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है आपका हीट का इफेक्ट देखते हैं सिल्वर और मरकरी नाइट्रेट्स पे। इसको हमने एक्सेप्शन में लिया था ना अभी ऊपर, तो अभी सिल्वर और मरकरी के लिए देखते हैं। तो यहां पर जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, हीट करेंगे तो ये आपका सिल्वर यानी ग्रे सिल्वर में हो जाएगा इसका कलर, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। फिर वहीं अगर हम मर्करिक नाइट्रेट लेते हैं, मर्करिक नाइट्रेट में भी हीट करने पे आपका मरकरी साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब ये देखो ना ये ऑक्साइड्स में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली मेटल्स में रिड्यूस हो जा रहे हैं ना, और आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। फिर लास्ट वाला है आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना ये डिकम्पोज होता है एक्सप्लोजिवली और लिविंग बिहाइंड नो रेसिड्यू। इसको हमने इससे पहले अमोनिया वाले में भी देखा था। इसमें होता क्या है कि जब ये आपका हीट करता है ना, तो हीट करने पे नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है और साथ में वाटर वेपर फॉर्म होता है, ये वेपर फॉर्म होता है, तो इसीलिए कोई भी रेसिड्यू बचता नहीं है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।